हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सेमेस्टर अड्डा अगेन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था अप्लाइड केमिस्ट्री हमारा चल रहा था सेकंड यूनिट, जो कि था वाटर। वाटर में हमने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं? तो वाटर के अंदर हमने कंप्लीट किया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ पुअर लेदरिंग, ये भी हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर सॉफ्टिंग टेक्निक के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से बदला जा सकता है हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में, कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे तीन मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से वो तीन मेथड्स है? सबसे पहला मेथड है आपका सोडा लाइम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है? सोडा लाइम प्रोसेस है, सोडा लाइम मेथड है। इसके अलावा आपका जियोलाइट प्रोसेस है। एंड थर्ड वन इज आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस। कौन सा है? आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। यानी कि इन तीन मेथड्स के द्वारा हम ये देखेंगे कि आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में किस प्रकार से बदला जाता है। ओके, इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहां पे आप हमारा प्लेलिस्ट पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक में सबसे पहला मेथड समझते हैं, सबसे पहला प्रोसेस समझते हैं, सोडा लाइम मेथड क्या होता है। ठीक है, सोडा लाइम मेथड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर आपका टेम्परेरी हार्डनेस भी होता है, यानी कि अस्थायी कठोरता होता है वाटर के हार्डनेस का, एंड इसके साथ साथ आपका परमानेंट हार्डनेस भी होता है। तो पानी के कठोरता का अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, यानी कि परमानेंट हार्डनेस एंड आपका टेम्परेरी हार्डनेस, दोनों को दूर करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज आपका सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड की अगर बात करें तो इसमें हम सोडा और लाइम दो चीजों का यूज करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? सोडा लाइम मेथड्स। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेरी कठोरता हमें हटानी है, टेम्परेरी हार्डनेस पानी का हटाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं लाइम। क्या यूज करते हैं? लाइम, यानी कि चूना यूज करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम पानी की परमानेंट कठोरता हटानी है, परमानेंट हार्डनेस हटानी है, तो वहां पे हम यूज करेंगे सोडा। क्या यूज करेंगे? सोडा यूज करेंगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम यहाँ पे यूज करने वाले। ओके, तो सोडा लाइम मेथड का मतलब क्या है? तो आपको सोडा लाइम मेथड का जो यूज होता है वह आपका टेम्परेरी हार्डनेस एंड आपका इसके साथ साथ परमानेंट हार्डनेस, दोनों को कठोरता को इफेक्टिव तरीके से दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सोडा लाइम मेथड्स। इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? इसके लिए हमें सोडा और लाइम दो चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हमें जो है सोडियम कार्बोनेट की बात करें, यानी कि सोडा की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 की बात करें, यह जो है अस्थाई यानी कि परमानेंट कठोरता को दूर करता है। इसके साथ जो आपका चूना यानी कि जो लाइम होता है, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह आपका टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है। किसको? यह जो है टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है। ओके, चलिए बात करते हैं अगर हम इनके मेथड की, इनके रिएक्शंस की बात करते हैं, किस प्रकार से आपके पानी के टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए जो है हम लाइम का यूज करते हैं, चूना का यूज करते हैं। तो चूना की अगर हम बात करें, यानी कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये क्या करता है? जो पानी में आपके बाइकार्बोनेट साल्ट्स उपस्थित रहते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके बनाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? आपका सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और आपका पानी जो है क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। इसके रिएक्शन के देखते हैं, रिएक्शन किस प्रकार से इसका होता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता है? आपको पता है कि पानी में क्या है? आपके बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट साल्ट्स पाए जाते हैं, चाहे आपका सोडियम जो है आपका कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है या फिर आपके मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। पानी में क्या है? तो आपको सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, आपका क्या है? पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसके साथ साथ आपका पानी में क्या है? आपको सर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है आपका? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब इसकी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि इस कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या मिलाएंगे इसमें? हम मिलाते हैं आपका, हम मिलाएंगे लाइम। क्या मिलाएंगे? हम मिलाएंगे लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाते हैं इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो इसमें भी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया एंड इसमें भी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। क्या मिलाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। अब इसका क्या होगा? आपको सर इसका रिएक्शन होगा। क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा। जब इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद में क्या प्राप्त होगा? रिएक्शन होने के बाद में क्या प्राप्त होगा, इस चीज को देखना। मैंने बोला कि जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? यह आपका बनेगा इनसल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? इनसल्यूबल, यानी कि अघुलनशील जो है आपका क्या बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनता है। इसका मतलब क्या है? देखो, जब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन में होगा मेरे दोस्त, क्या बनाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम के आपका कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम किसके साथ लिए हैं? सोडियम का बाइकार्बोनेट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में मिलेंगे। यहाँ पे कितना कैल्शियम है? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी कि दो कैल्शियम हो गए, तो 2Ca।
ठीक है। ये क्या है आपका CO3, ठीक है। CO3 भी क्या है, टेकन ट्वाइस है, यानी कि 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं CaCO3, CaCO3। ये आपका क्या है, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यही आपका प्रेसिपिटेट के रूप में क्या बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा क्या बचा, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि आपका बन जाएगा 2H2O। क्या बन जाएगा, 2H2O। यानी कि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया हमने, हमारा क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप के रूप में जो है इनसोल्यूबल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तब सर अघुलनशील अवक्षेप, अघुलनशील जो है अवक्षेप है, यह जो है नीचे बैठ जाएगा और आपका पानी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि इसको छानकर हम जो है अलग कर लेते हैं, उसके बाद हमें जो है सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात करें और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से मिक्स करेंगे, देखिए इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसके साथ में भी क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमारा कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे हमारा कैल्शियम, एंड यहाँ पे हमारा Ca, वहां पे CO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यानी कि हमें प्राप्त हो गया 2H2O। क्या प्राप्त हो गया, 2H2O हमें जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया। ये हमारा क्या है, तपोसर, ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट के रूप में हमारा नीचे बैठ जाता है, और इसको छान करके हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और हमारा पानी जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसके जो है टेम्परेरी कठोरता को दूर करने का हमारा जो वजह है, हमारा क्या जो वजह है, तो हम कहेंगे इसको, हम इसमें मिलाते हैं चूना, क्या मिलाते हैं, लाइम यानी कि चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं हम उस हार्ड वाटर में, तो उसके थ्रू क्या होता है, रिएक्शन होता है, रिएक्शन के थ्रू हमारा जो है, यह जो है हमें जो है सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अस्थाई कठोरता को किस तरीके से दूर करेंगे। अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं, वाटर के अंदर क्या मिलाएंगे, हम सोडा एस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सोडा एस, यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, Na2CO3 मिलाते हैं। जब Na2CO3 या आपके क्लोराइड के आयन हो गए, चाहे आपका सल्फेट के आयन हो गए, ठीक है, इन सबके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के साथ क्या बनाएगा, रिएक्शन करने के साथ आपका जो है बनाता है इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, इनसोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बनाता है। इसके रिएक्शन को देखते हैं किस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सल्फेट और क्लोराइड आयंस, क्या है हमारे पास, सल्फेट और क्लोराइड आयंस है। इसके सल्फेट और क्लोराइड आयंस है, तो आपको सर कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो सबसे पहले कैल्शियम के क्लोराइड आयन ले लेते हैं CaCl2, ठीक है, और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम के क्लोराइड आयन MgCl2, ठीक है। इसमें हम क्या मिलाएंगे, तो आपको सर इसमें मिलाएंगे आप सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडा एस मिलाएंगे हम इसमें, सोडा एस मिलाएंगे, इसमें भी सोडा एस मिला लेते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिला लेते हैं। अब जब इसका रिएक्शन होगा, जब इसका रिएक्शन होगा हमें क्या प्राप्त होगा, पता है, जब इसका रिएक्शन होगा मेरे दोस्त, हमें प्राप्त होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्या प्राप्त होगा, हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो यहां से देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, Ca कैल्शियम, यहाँ पे क्या है CO3, हमें मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिल गया हमें, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट हमें मिल गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, 2Cl2 बचा, 2Na2 बचा, तो ये क्या बना लेंगे आपस में, ये हमारे पास बना लेंगे NaCl, कितने हैं, 2 हमारे पास सोडियम है, 2 क्लोरीन है, ये बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। तो ये जो हमारा Na2CO3 है, ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जम जाता है, नीचे बैठ जाता है, और हम इसे जो है छान के अलग कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें जो है सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी रिएक्शन कराएंगे, जब मैग्नीशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Na2 है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2NaCl, क्या प्राप्त हो जाएगा, 2NaCl जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें सल्फेट के आयन से हमें रिएक्शन कराना हुआ, सल्फेट के आयन से रिएक्शन कराना हुआ, तो किस प्रकार से सल्फेट के आयन से रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है, हमारे पास कैल्शियम के सल्फेट है CaSO4, ठीक है, और क्या है हमारे पास में, और हमारे पास है मैग्नीशियम के सल्फेट, किसके सल्फेट है, मैग्नीशियम के सल्फेट है हमारे पास में। किसके साथ रिएक्शन कराना है, तो आपको सर सोडा एस के साथ रिएक्शन कराना है, यानी कि Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराना है, Na2CO3, Na2CO3 के साथ हमें क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराने के बाद हमें देखो क्या मिलता है, रिएक्शन कराने के बाद देखो हमें क्या मिलेगा, एक तरफ क्या है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें किसका प्रेसिपिटेट मिलने वाला है, तो आपको सर कैल्शियम के साथ कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे।
तो यहाँ पे हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में मिल जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, प्लस इसके साथ में क्या मिलेगा, इसके साथ में मिलेगा Na2SO4 मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, और इसके साथ में मिलने वाला है सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा, Na2SO4 क्या मिलेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपको सर यहाँ पे हमें जो है सोडियम सल्फेट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारा जो है पानी का अस्थायी कठोरता जो है हमारा दूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन देखा परमानेंट हार्डनेस को किस तरीके से रिमूव करते हैं। अब इसके स्टेप्स को समझते हैं कि हमारा जो है किस तरह का स्टेप्स जो है फॉलो करता है, किस तरीके से इसका जो हार्डनेस को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इस केमिकल को, कौन सा केमिकल, हमारे पास सोडा है, हमारे पास लाइम है, इस केमिकल को हम पानी में मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, हम एक निर्धारित मात्रा में, यानी कि अगर बात करें प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में, हम क्या करेंगे, इसको जो है पानी में मिलाएंगे। जब प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में हम इसको पानी में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कहा गया, पानी को अच्छी तरीके से मिलाकर पर्याप्त समय के लिए हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, मिक्स करके हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और ताकि छोड़ेंगे क्यों, ताकि जो केमिकल्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या कर सके, उसके साथ में रिएक्शंस कर सके, क्या कर सके, उसके साथ में रिएक्शन करे। जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और हमारा बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम कार्बोनेट कर सकते हो। वो हमारा जो बनेगा वो कैसा रहेगा, इनसोल्यूबल होगा। कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा, जो कि तलछट के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, पानी से हटाकर छान कर जो है हम उसको जो है हटा सकते हैं, यानी कि तलछट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। और जब नीचे बैठ जाएगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पानी से छान करके उसको जो है सिंपल सा हटा लिया जाता है। तो ये स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से हम जो है सोडा लाइम मेथड के द्वारा वाटर के हार्डनेस को जो है, चाहे आपका परमानेंट हार्डनेस हो चाहे आपका टेम्परेरी हार्डनेस हो, उसको किस प्रकार से हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध पानी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद पानी की कठोरता समाप्त हो जाती है और यह जो है उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। हमारा जो है प्योर वाटर हमारे यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसमें हमारा जो है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो गई। ठीक है, तो यह जो है टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार की कठोरता को इफेक्टिव तरीके से क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। यह प्रोसीजर आपने देखा कि हमने चूना और सोडा मिलाया और हमारा जो है जो कठोरता है, हार्डनेस है, वो हमारा दूर हो गया। तो ये जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है काफी ज्यादा आसान होता है, काफी ज्यादा सरल होता है। सरल के साथ साथ हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि पैसे भी कम लगते हैं। ठीक है, प्रक्रिया कैसा है, प्रक्रिया सरल है, प्रोसेस सरल है, कम लागत पर की जा सकती है, यानी कि इसमें पैसा जो है कम लगता है। इसी विधि का उपयोग जो है बड़े पैमानों पर औद्योगिक जो इंडस्ट्री में बॉयलर्स होते हैं या जो फिर जो कूलिंग टावर्स होते हैं, उनकी पानी को सॉफ्ट करने के लिए जो है सोडा लाइम मेथड का यूज किया जाता है। तो सोडा लाइम मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको सर जो आपके इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स होते हैं या फिर बात करें इंडस्ट्री में जो कूलिंग टावर्स होते हैं, उनके पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए जो है सोडा लाइम मेथड का यूज किया जाता है। ओके, इसके अलावा बात करें, यह जो कठोरता को या जो पानी का हार्डनेस है उसको बहुत तेजी से रिमूव करता है, यानी कि तेजी से हटाता है उस कठोरता को, उस हार्डनेस को तेजी से हटाता है, जिससे हमें तुरंत के तुरंत शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि पानी में घुले हुए या कुछ अन्य अशुद्धियों को भी जो है, जैसे कि भारी धातु हो गया, ठीक है, भारी धातु हो गया, उसको भी जो है हटा सकता है। ठीक है, पानी में घुले हुए कुछ अन्य अशुद्धियां, छोटे मोटे जो अशुद्धियां जैसे कि धातु वगैरह हो गए, भारी धातु जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, उसको भी जो है थोड़ा बहुत जो है हटा देता है। ओके, ये तो आपका हो गया एडवांटेज। अब हम इसके लिमिटेशन और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या इसके डिसएडवांटेज होने वाले हैं। तो देखो, जो प्रक्रिया समाप्त होगी, जो रिएक्शन के बाद जो हमारा सॉफ्ट वाटर प्राप्त होगा, उसमें देखो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होंगे वह तलछट में बहुत बड़ी मात्रा में बनता है, यानी कि वह जो है प्रेसिपिटेट के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, जिसको हटाने में हमें जो है कठिनाई पड़ती है, जिसको हटाने में और उसको निपटाने में जो है कठिनाई हो सकती है। पहला चीज हो गया। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जब हम इसमें केमिकल्स का यूज करेंगे, जब इसमें केमिकल्स का यूज करेंगे, जो सॉफ्ट वाटर होगा हमारा, उसका जो सॉफ्ट वाटर का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल जाता है। कैसा हो जाता है, जो उसका टेस्ट है वह कड़वा हो जाता है थोड़ा सा, या फिर उसका स्वाद जो है वह बेस्वाद हो जाता है, यानी कि वह टेस्टलेस हो जाता है। इसके अलावा बात करें,
अतिरिक्त रसायन के कारण, अगर मान चलो उसमें आपने थोड़ा सा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया, अगर ज्यादा केमिकल्स डाल दिया वहां पे, तो जो पानी की अल्कलिनिटी है, जो क्षारीयता है पानी की, वह जो है बढ़ जाती है। पानी की क्षारीयता क्या हो जाती है, पानी की अल्कलिनिटी क्या हो जाती है, वह पानी की अल्कलिनिटी जो है बढ़ जाती है। ओके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यह पानी तो बना देता है, लेकिन पानी में मान के चलो अगर बैक्टीरिया वगैरह है, तो उस बैक्टीरिया वगैरह को पूरी तरीके से नहीं हटा पाता। तो यह केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम यौगिकों को ही हटाता है, यानी कि जो कैल्शियम के यौगिक होंगे, मैग्नीशियम के यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, उन्हीं को हटाता है। पानी में जो मौजूद अन्य अशुद्धियां हो गई, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या फिर कार्बनिक पदार्थ हो गया, कार्बनिक मटेरियल हो गया, उसको जो है यह नहीं हटाता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखेंगे कि इस मेथड में जो हमें पानी प्राप्त होगी, पानी की कठोरता जो होती है वो 0 ppm तक प्राप्त नहीं होती है। पानी की कठोरता को 0 ppm तक प्राप्त नहीं किया जा सकता इस मेथड में, ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पानी की कठोरता है, पानी की कठोरता, पानी की कठोरता इस विधि में, ठीक है, इस विधि में 0 ppm तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। कितना? 0, यानी कि 0 ppm तक, 0 ppm तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं होता है या फिर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इस मेथड में जो है पानी की कठोरता जो होता है वह 0 ppm तक प्राप्त नहीं होता है। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोडा लाइम मेथड क्या है। सोडा लाइम मेथड में परमानेंट हार्डनेस को या फिर टेम्परेरी हार्डनेस को किस प्रकार से रिमूव करते हैं, इसके कौन कौन से इसके स्टेज होते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना जो इसका नाम है उसी का वैसा ही काम है। यानी कि नाम क्या है? सोडा लाइम। सोडा लाइम यानी कि इसमें हम सोडा और लाइम का यूज करते हैं पानी की कठोरता को दूर करने के लिए। ओके, चलिए, सेकंड मेथड आपका कौन सा होता है? सेकंड मेथड है आपका जियोलाइट मेथड या फिर परम्यूटेड मेथड। कौन सा है? जियोलाइट मेथड या फिर परम्यूटेड मेथड है, परम्यूटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये क्या करता है, ये भी आपके पानी की कठोरता को टेम्परेरी रूप से या फिर परमानेंट रूप से, दोनों तरीके से पानी की कठोरता को दूर कर देता है। तो यह जो विधि है वह जल की अस्थायी कठोरता की बात करें, चाहे आपका अस्थायी या फिर चाहे आपका अस्थायी कठोरता, दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने हेतु यह जो है उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ एक टर्म आया है आपका जियोलाइट, या फिर जिसे हम कह रहे हैं परम्यूटेड। ये होता क्या है? जियोलाइट की बात करें या फिर परम्यूटेड की बात करें, ये आखिरकार क्या होता है? तो देखो, जियोलाइट क्या होता है आपका? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सा होना चाहिए सर, इसमें बहुत सारे कंपाउंड मिले होंगे, बहुत सारे जो है इसमें जो है मटेरियल मिले होंगे। हाँ, कौन कौन से मटेरियल मिले होते हैं? तो देखो, इसमें कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, इसमें होता है एल्यूमिनियम, क्या समझा? इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है, इसमें आपका सिलिका होता है, और इसमें आपका क्या होता है? सोडा होता है। क्या होता है इसमें? सोडा होता है। इन तीनों को मिला करके आपका बनता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के मिला करके हमारा क्या बनता है? आपका जियोलाइट बनता है। क्या बनता है? जियोलाइट बनता है। यानी कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड कहते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड कहते हैं। अब ये किस प्रकार से पाया जाता है? यह आपका नेचुरल भी पाया जाता है, और इसे कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से इसे सिंथेसिस भी, यानी कि जो है संश्लेषित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक रूप से भी पाया जाता है और यह कृत्रिम रूप से जो है संश्लेषित भी किया जा सकता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2Al2SI2। यह है Na2 क्या है आपका? टॉपोसर सोडा। ठीक है, यानी कि कह सकते हो सोडियम। ठीक है, Al2 क्या है? एल्यूमिनियम। Si2 क्या है? सिलिका। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्सीजन है आपका, इसके साथ साथ आपका XH2O, इसी को हम क्या कहते हैं? इसका पूरा नाम, यानी कि Na2SO2Si2O8 इसी को हम कहते हैं सोडियम परम्यूटेट। क्या कहते हैं इसी को हम कहते हैं सोडियम परम्यूटेट कहते हैं, सोडियम परम्यूटेट। इसी को हम क्या कहते हैं? सोडियम परम्यूटेट। ठीक है, इसी को हम सोडियम परम्यूटेट या फिर आप कहते हो जियोलाइट, जियोलाइट या फिर सोडियम ना बोल करके सिर्फ आप परम्यूटेट भी बोलते हो, परम्यूटेट। ठीक है, जहां पे ये तीनों नाम दिख जाए तो आप सिंपल से समझ लेना कि Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O जो है आपका है क्या है? इसी को हम कह रहे हैं सोडियम परम्यूटेट होता है। ये क्या होता है आपका परम्यूटेट? तो आप कहोगे सर यह जो होता है एल्यूमिनियम सिलिका, और एल्यूमिनियम सिलिका और इसके साथ साथ जो आपका सोडा होता है, इसका कॉम्बिनेशन आपका होता है। ओके, इसे शॉर्ट में भी दिखाया जाता है। इसे शॉर्ट में हम क्या दिखाते हैं? इस सबको देखो, इतना इतना
यानी कि इन सबको शॉर्ट में इतने इतने बड़े मैटर को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, Na2 आपका रहता ही है। Na2 आपका पहले से रहता है, एक सेकंड वेट करेंगे, ठीक है। Na2 आपका पहले से रहता है, Na2 आपका पहले से रहता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें Na2 के साथ साथ ये जो वाला पूरा मटेरियल है, इसको शॉर्ट में हम Z लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शॉर्टकट में Z लिख देते हैं। तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में Na2Z से दिखाते हैं, या फिर Na2P से इसे जो है डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, Na2Z या फिर Na2P से इसे जो है शॉर्ट में दिखाया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। आई होप समझ गए होंगे जियोलाइट या फिर परम्यूटेड क्या होता है। जिस प्रकार से आपने समझा सोडा लाइम मेथड में सोडा, और उसके साथ साथ आपका जो है लाइम क्या होता है, उसी प्रकार से आपने यहाँ पे समझा जियोलाइट या फिर परम्यूटेड क्या होता है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछता है जियोलाइट या परम्यूटेड क्या होता है, तो क्या बताओगे, यह जो होता है सर एल्यूमिनियम, सिलिका और सोडा का कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो आपको सर Na2 Al2 Si2 उसके साथ साथ O8 इंटू XH2O जो है इसका होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम जो है क्या लिख देते हैं, Na2Z या फिर Na2P जो है लिख देते हैं। ओके, इसे शॉर्ट में हम परम्यूटेड, सोडियम परम्यूटेड या फिर जियोलाइट के नाम से जानते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है किस तरीके से इसका प्रोसीजर काम करता है, किस प्रकार से हम इसकी जो है पानी की कठोरता को किस प्रकार से हम इसमें जो है दूर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहले इस इमेज को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या है, ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है, ये जो आपका बीच में यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो फिगर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर आपका डाला गया है सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड। क्या डाला गया है इसमें, परम्यूटेड है। ये क्या है आपका, परम्यूटेड है। क्या है आपका, परम्यूटेड है। ये वाला क्या है, परम्यूटेड। इसके ऊपर नीचे अगर आप देखोगे, इसके ऊपर यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक आप देखोगे मेरे दोस्त, तो इसमें भरा गया है रेत। क्या भरा गया आपका, रेत भरा गया है। ये क्या आपका रेत है। यहां से हम डालते हैं हार्ड वाटर, इसके अंदर क्या डालते हैं, यहां से हार्ड वाटर डालते हैं, हार्ड वाटर डालते हैं। ठीक है, और यहां से हम डालेंगे, यहां से NaCl का घोल डाला जाता है। यहां से क्या डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड का घोल डाला जाता है। यहाँ से अब घोल का क्या यूज है, सोडियम क्लोराइड हम क्यों डालते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से पूरा प्रोसेस होने कंप्लीट होने के बाद से हमें यहाँ से निकाल लिया जाता है सॉफ्ट वाटर। यहाँ से क्या निकल जाता है, हमारा सॉफ्ट वाटर यहाँ से निकाल लिया जाता है। अब इसका पूरा मेथड क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है, आइए समझते हैं इसके बारे में। देखो किस प्रकार से काम करता है, देखो जब मैग्नीशियम, आपको पता है हार्ड वाटर में क्या है, तो आपको सर मैग्नीशियम या फिर सल्फेट के लवण होते हैं, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। तो जब ये मैग्नीशियम या फिर सल्फेट, सॉरी मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के जो आपके साल्ट है, जो आपके लवण है, ठीक है, जब ये किसके कांटेक्ट में आते हैं, परम्यूटेड के कांटेक्ट में आते हैं। ध्यान समझना, जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के साल्ट, जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण परम्यूटेड के संपर्क में आते हैं, परम्यूटेड के संपर्क में आते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम है या फिर अगर हम बात करें कैल्शियम है, ये क्या करेंगे, ये जो आयन के जो आयन रहते हैं, सोडियम के आयन तथा कैल्शियम के जो आयन रहते हैं, वो सोडियम का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम के आयन या फिर मैग्नीशियम के जो आयन रहते हैं, वो किसका स्थान ले लेते हैं, वो सोडियम का स्थान ले लेते हैं। और मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम जो है क्या बनाते हैं, परम्यूटेड बनता है। क्या बनता है फिर, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम परम्यूटेड बनता है। और इस प्रकार पानी से जो है हमारा मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम आयन जो है अलग हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मैग्नीशियम में से हमारा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पे अलग हो जाता है, और कठोर जल जो है क्या बन जाता है, हमारा सॉफ्ट जल में चेंज हो जाता है। नहीं समझ में आया तो ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सिंपल सा आपसे, क्या बोला कि देखो आपके पानी में क्या है, तो आपको सर हमारे पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण है। क्या आपके पानी में, ध्यान समझो, आपके पानी में क्या है, तो आपको सर हमारे पानी में सर Ca2+ है, और इसके साथ साथ हमारा क्या है, Mg2+ है। क्या है, Mg2+ है, Ca2+ है। जब ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन किसके कांटेक्ट में आते हैं, ये आपके आते हैं NH2Z, किसके, परम्यूटेड के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये दोनों परम्यूटेड के कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होगा, इसमें ये जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन है, वह क्या सोडियम का स्थान ले लेंगे। क्या करेंगे, ये सोडियम का स्थान लेंगे, यानी कि जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे, फिर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका जो है Ca और क्या बन जाएगा आपका जो है यहाँ पे, ये बन जाएगा Mgz। क्या बन जाएगा, आप देखो जहां पे सोडियम था वहां पे आपका क्या आ गया, वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाता है। क्या आ जाता है, वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाता है, यहाँ से सोडियम आपका फ्री हो जाता है। अब ये इन्होंने क्या बनाया, अब देखो क्या बनाया, कैल्शियम परम्यूटेड आपका बन गया, और यहाँ पे बन जाता है आपका मैग्नीशियम परम्यूटेड बन जाता है, जिस थ्रू आपका जो हार्ड वाटर है वह जो है सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। इसके थ्रू आपका क्या होता है, हार्ड वाटर आपका जो है यहाँ पे सॉफ्ट वाटर में यहाँ पे चेंज हो जाता है। ओके, चलिए इसे इरेज कर दूं, चलिए कोई नहीं, आपको समझने के लिए है।
ठीक है। अब किस प्रकार से इसका काम होता है, इसके द्वारा समझते हैं किस प्रकार से इसका जो है प्रोसेस पूरी तरीके से होता है। देखो इसमें क्या है कि सोडियम जियोलाइट को एक आयताकार फ्लास्क में भरा गया है। क्या भरा गया है? सोडियम जियोलाइट को एक आयताकार फ्लास्क में भरा गया है। कहाँ भरा गया है? ये आपका पूरा आयताकार फ्लास्क है और यहाँ पे हमने भर दिया है सोडियम जियोलाइट को। यहाँ पे हमने क्या भर दिया है? सोडियम यानी कि Na2Z। यहाँ पे बगल में लिख दूं, इसमें हमने क्या भर दिया? इसमें हमने भर दिया Na2Z को हमने भर दिया, सोडियम परम्यूटेट को इसमें हमने जो है भर दिया। ठीक है। इसके अलावा जो परम्यूटेट होती है वह मोटी तह को रेत की तहों के बीच रखते हैं। यानी कि परम्यूटेट को हम कहां पे रखते हैं? परम्यूटेट को मोटी तह के तह को, ठीक है, परम्यूटेट की मोटी तह को हम कहां पे रखते हैं? परम्यूटेट की मोटी तह को हम रेत के तहों के बीच में रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो परम्यूटेट है कहां पे है? ऊपर रेत है। देखो ये क्या है? ऊपर, आपको सिर्फ ऊपर रेत है, यहाँ भी रेत है, यहाँ पे सैंड है आपका, यहाँ पे रेत है और यहाँ पे रेत है, यहाँ पे भी रेत है। तो हमने कहाँ पे रखा? हमने जिसको जो है इस परम्यूटेट को रेत के बीच में रखा हुआ है, रेत के दो मोटी परतों के बीच में, जिससे सोडियम जियोलाइट की मोटी परत को हमने रख दिया है। यानी कि हम इसको क्या बना दिया? सैंडविच बना दिया। ऊपर रेत नीचे रेत तो बीच में आपका क्या है? सोडियम परम्यूटेट। अब क्या होगा? अब यहां से हम डालेंगे हार्ड वाटर। यहां से हम क्या डालेंगे? यहां से हम डालेंगे इसमें हार्ड वाटर प्रवेश कराते हैं। यहां से क्या डालेंगे हम इसके अंदर? यहां से हम डालते हैं हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर क्या होगा? इस हार्ड वाटर को हम क्या डालेंगे? इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही हार्ड वाटर इसमें जाएगा तो सबसे पहले इस रेत की सतह पे जाएगा। देखो रेत की पहली, ठीक है, रेत की पहली तह में से छनने के पश्चात ये क्या करेगा? ये जो आपका वाटर है किसके कांटेक्ट में आएगा? तो आपको सर यह जो है परम्यूटेट के कांटेक्ट में आएगा। जो आपका हार्ड वाटर के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन है, हार्ड वाटर के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन है, सबसे पहले रेत के थ्रू गुजरे। जब रेत के थ्रू गुजरेंगे उसके बाद सबसे पहला कांटेक्ट कहां पे आएगा? इसका सोडियम जियोलाइट के साथ ये कांटेक्ट करेंगे। जब ये सोडियम जियोलाइट के साथ कांटेक्ट करेंगे तभी जो मैंने पीछे बताया, क्या बताया था? ये जो है Na2 यानी कि सोडियम जो जियोलाइट है वहां पे इस सोडियम का स्थान ले लेंगे। इस सोडियम का क्या कर लेंगे? ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? इसको प्लेस कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे सोडियम को। जब ये सोडियम को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे CaZ और मैग्नीशियम जेड, यानी कि ये बनाएंगे कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट जो है बनता है। तो कठोर जल से ऊपर, कठोर जल जो है ऊपर से प्रवाहित किया जाता है इसमें। देखो कठोर जल को ऊपर से प्रवाहित किया जाता है जो रेत की पहली तह में से, रेत में पहली तह में से छन्ने के पश्चात कहां पे जाएगा? छन्ने के पश्चात परम्यूटेट से क्रिया करता है। परम्यूटेट से क्रिया करने के पश्चात क्या बनाएगा? तो आपको कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जियोलाइट के अवक्षेप बनते हैं। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जियोलाइट के क्या बनते हैं? अवक्षेप, यानी कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, सेडिमेंट बनते हैं। तो रेत की निचली तह, जो रेत की निचली तह है वो क्या है? जलक्षेप, ठीक है, जल क्षेप को क्या कर लेती है? रोक लेती है। और मृदु जल, और जो मृदु जल यानी कि सॉफ्ट जल छनकर जो है नल के रास्ते से बाहर आ जाता है। इसके थ्रू क्या होगा? अब जो है, अब क्या होगा कि जैसे ही वो क्या हुआ निचली तह पर पहुंचा, निचली तह पे जो जलक्षेप है उसको जो है रोक लिया जाएगा। क्या होगा? उसको रोक लिया जाएगा। और रोकने यानी कि, और जलक्षेप का मतलब क्या है? ये आपका जो सोडियम परम्यूटेट है और मैग्नीशियम परम्यूटेट यहाँ पे आपके रुक जाते हैं। और जो आपका सॉफ्ट वाटर है वो क्या हो जाएगा? इस नल के थ्रू, यानी कि सॉफ्ट, यहाँ से क्या कर लिया जाएगा? आपका बाहर निकाल दिया जाता है, ये आपका सॉफ्ट वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपका जो है जियोलाइट काम करता है, जियोलाइट जो है आपका काम करता है। ओके, चलिए अब इसके रिएक्शंस को देखते हैं, किस प्रकार से इसके टेम्परेरी हार्डनेस को परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से इसके टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है। तो आपके पास क्या है? आपको सर हमारे पानी में क्या है? आपको सर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। हमें क्या होता है? टेम्परेरी कठोरता को हटाने के लिए हम उसके बाइकार्बोनेट आयन को किस में चेंज कर देते हैं? कार्बोनेट आयन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे पास क्या है? तो आपको सर हमारे पास में कैल्शियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसके अलावा हमारे पास है पानी के अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। अब इसका रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन होगा? जब ये परम्यूटेट के साथ में कांटेक्ट में आएंगे। परम्यूटेट का मतलब क्या है? Na2Z। क्या है? Na2Z। जब ये परम्यूटेट के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? क्या बनाएंगे? तो मैंने आपसे सिंपल सा बोला, जब ये परम्यूटेट के कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपके कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है वो सोडियम का स्थान ले लेते हैं। किसका स्थान ले लेंगे? यह जो है सोडियम का स्थान ले लेंगे। ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CaZ और ये आपका यहाँ पे बन जाएगा MgZ आपका बन जाएगा। इसके अलावा अब क्या बनेगा? अब बचा खुचा आपका यहाँ पे बन जाएगा। बचा खुचा कहने का मतलब क्या है? अब ये आपका बनेगा Na2HCO3। क्या बन जाएगा? Na2HCO3, Na2HCO3, Na2H
एक सेकंड Na2 और आपका क्या बन जाएगा HCO3 बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा Na2HCO3 का सेकेंड ट्वाइस। इस प्रकार से जो है आपका जो है काम कर जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है कि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका टेकन ट्वाइस 2 है, इसका टेकन ट्वाइस 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओ, एक काम करते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 2Na 2NaHCO3 हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2NaHCO3। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कैल्शियम परम्यूटेड मैग्नीशियम परम्यूटेड। क्या बन गया हमारा, कैल्शियम परम्यूटेड बन गया हमारा, और इसके साथ साथ हमारा जो है मैग्नीशियम परम्यूटेड बन गया। अब इसके साथ हमारा ये क्या बना, इसके साथ हमारा ये क्या बना मेरे दोस्त, इसके साथ अगर हम बात करें हमारा Na2 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमारा ये क्या बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं मेरे दोस्त। इसी को आप नाम से जानते हैं मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा या फिर खाने वाली सोडा के नाम से आप इसे जो है जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है टेम्परेरी कठोरता दूर हो जाता है, अस्थायी कठोरता जो है आपका दूर हो जाता है। यानी कि कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जब जो है सोडियम परम्यूटेट के साथ में कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो आपके आयंस हैं वह सोडियम का जगह ले लेंगे। यानी कि देखो यहाँ से सोडियम गायब हो गया, क्या बन गया अभी कैल्शियम परम्यूटेड मैग्नीशियम परम्यूटेड। इसके अलावा आपका क्या बन जाएगा, HCO3 का टेकन ट्वाइस यहाँ पे है और Na2 ये है, तो आपस में क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बना लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में ये जो है बना लेते हैं। इस प्रकार से जो पानी की कठोरता है वह जो है दूर हो जाती है। ओके, चलिए इसके अलावा बात करते हैं परमानेंट कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। परमानेंट कठोरता की बात करें तो परमानेंट कठोरता में क्या आपका, जैसे कि आपका क्लोरीन के आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, इसके अलावा सल्फेट आयन होते हैं। क्या आपके होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं और आपके क्या होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है आपका क्लोराइड आयन यानी कि CaCl2 है, इसके साथ आपका क्या है MgCl2 है, क्या है आपका MgCl2 है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपके पास में, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास में है मेरे दोस्त कैल्शियम के सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम के सल्फेट, और हमारे पास है मैग्नीशियम के सल्फेट। क्या हमारे पास में मैग्नीशियम के सल्फेट पानी में होते हैं। जब ये किसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप कहोगे सर जब ये कांटेक्ट में आएंगे सोडियम परम्यूटेट के, किसके कांटेक्ट में आएंगे तो आप कहोगे सर सोडियम परम्यूटेट के Na2Z, Na2Z, ठीक है। किसके कांटेक्ट में आएगा, ये जो आएंगे सोडियम परम्यूटेट के कांटेक्ट में Na2Z, ठीक है, Na2Z, और यहाँ पे है Na2Z। सोडियम परम्यूटेट के कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे, अब ये क्या बनाएगा, अब ये क्या बनाएगा जल्दी से देखो, मैंने बोला था यहाँ पे आपका जगह ले लेगा, कौन जगह ले लेगा, ये जो कैल्शियम है वह जगह ले लेगा आपका जो है सोडियम का। तो कैल्शियम का यहाँ पे जगह दिला दो भाई, कैल्शियम का जगह दिला दो जल्दी से। कैल्शियम यानी कि सोडियम की जगह पे आप रख दोगे कैल्शियम को, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नीशियम की जगह सोडियम की जगह रख दोगे मैग्नीशियम को, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप CaZ, और यहाँ पे भी आप जो है लिखोगे MgZ, ठीक है। अब क्या बचा आपका, अब क्या बचा ध्यान से समझना, अब क्या बचा आपका, किस प्रकार से लिखोगे, अब क्या बचा आपका, देखो यहाँ पे हमारा क्या हट गया Ca, यहाँ पे हमारा हट गया Z, अब हमारा क्या बचा Cl2, यहाँ पे बचा N2। क्या ये NaCl आपस में फॉर्म कर सकते हैं मिल करके, आप कहोगे सर हाँ NaCl, यहाँ पे 2 Na था, यहाँ पे 2 Cl2 था, तो हमने लिख दिया 2NaCl। क्या ये आपस में इसी प्रकार से फॉर्म करेंगे, तो आप कहोगे सर बिल्कुल सर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका 2NaCl यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा 2NaCl यहाँ पे आपका फॉर्म होगा। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो Ca हमारा कंप्लीट हो गया, किसके साथ में रिएक्शन कर लिया इसने, Z के साथ में परम्यूटेट के साथ में, और ये जो हमारा सोडियम था और ये सल्फेट था, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ये आपस में बनाकर रिएक्शन कर लेंगे, ये बना लेंगे सोडियम सल्फेट, यानी कि ये बना लेंगे आपस में Na2SO4। क्या बना लेंगे Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट। ये क्या बना लेंगे आपस में, सोडियम सल्फेट आपस में बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे दोस्त, ये बना लेंगे आपस में सोडियम सल्फेट, यह जो आपस में बना लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम जो है जियोलाइट प्रोसेस के माध्यम से, जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा पानी के टेम्परेरी हार्डनेस को, पानी के परमानेंट हार्डनेस को किस प्रकार से हम यहाँ पे जो है दूर कर सकते हैं। ओके, किस प्रकार से हम यहाँ पे जो है दूर कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि जब जब कहने का मतलब क्या है Na2
Na2 हमारे पास में क्या था, ये था परम्यूटेड, क्या था आपका परम्यूटेड, ये क्या था परम्यूटेड। हमारे पास में आयन कौन से थे, तो आपको सर कैल्शियम आयंस थे और मैग्नीशियम आयंस थे। ये सोडियम ध्यान समझो, ये सोडियम जब है, ये जो सोडियम है जब ये इसका स्थान ले रहा है, ये इसका स्थान ले रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे स्थान ले रहा है किसका, सोडियम का स्थान ले रहा है, ये जो है यहाँ पे किसका स्थान ले रहा है, सोडियम का स्थान आपस में ले रहा है। तो यहाँ पे हमारा सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम हमारा खर्च हो रहा है, हमारा सोडियम यहाँ पे खर्च हो रहा है, परम्यूटेट हमारा खर्च हो रहा है, नहीं खर्च हो रहा है, तो आप सर परम्यूटेट हमारा यहाँ पे परम्यूटेट हमारे यहाँ पे खर्च हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा मेरे दोस्त, जब मेरा परम्यूटेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरा सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट हो रहा है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको एक्सचेंज करने की प्रोसेस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से, क्षमता इसकी कैपेसिटी जो होती है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। कुछ समय पश्चात जो परम्यूटेट है, परम्यूटेट की जल को मृदु करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो क्या हमारा पानी सॉफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हमें इस परम्यूटेट को दोबारा बनाना पड़ेगा। इस परम्यूटेट को हमें जो है दोबारा काम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है साधारण नमक का 10% घोल जो है इसके अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, इस फ्लास्क के अंदर। देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इस फ्लास्क में देखो हम यहाँ पे क्या है आपका NaCl डाला जाता है, यानी कि साधारण नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, साधारण नमक, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या डाला जाता है, आपको सर यहाँ पे डाला जाता है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे आपका जो है डाला जाता है। जब हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालेंगे, जब हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, ध्यान समझो, ध्यान से समझो मेरे दोस्त, क्या होगा जब हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास क्या बना, जब जब सोडियम, जब यानी कि जो सोडियम हमारा था ये खर्च हो गया, जब हमारे पास सोडियम खर्च हो गया तो इस सोडियम के आयन के साथ में कौन चिपक रहा है, इस सोडियम के आयन के साथ में आपका कैल्शियम चिपक रहा है और मैग्नीशियम चिपक रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट बना रहे हैं। हमारे पास में क्या बचे, अब उस फ्लास्क में हमारे पास में क्या बचा है, उस फ्लास्क में हमारे पास में बचा है कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट। जब हम साधारण नमक को यानी कि सोडियम क्लोराइड को उस फ्लास्क में डालेंगे तो वो जो सोडियम क्लोराइड है किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन करेगा कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट के साथ में वो जो है रिएक्शन करेगा। किस प्रकार से करेगा, ध्यान से देखना। यह जो है हमारे पास में है कैल्शियम परम्यूटेट एंड मैग्नीशियम परम्यूटेट, ठीक है, क्या है कैल्शियम परम्यूटेट मैग्नीशियम परम्यूटेट, ठीक है। इसे अगर समझ नहीं आ रहा तो लिख भी लेना, ठीक है। ये है कैल्शियम परम्यूटेट, कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम परम्यूटेट, परम्यूटेट, ठीक है, कैल्शियम परम्यूटेट। और उसी प्रकार से यह जो है क्या है, मैग्नीशियम परम्यूटेट, ठीक है। अब क्या होगा, इसके साथ में कौन रिएक्शन करने वाला है, तो आपको सर इसके साथ में रिएक्शन होगा NaCl के द्वारा। किसके साथ रिएक्शन होगा, इसके साथ रिएक्शन होगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं। किसका रिएक्शन कराएंगे हम, इसके साथ में जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड का घोल डालेंगे तो कौन रिएक्शन करेगा इसके साथ में, इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, सोडियम क्लोराइड। जब ये सोडियम क्लोराइड इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोच के देखो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, आप कहोगे सर हम इसमें सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, कि हमें क्या चाहिए, किस लिए हम सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं, तो आप कहोगे सर हमें तो चाहिए Na2Z। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Na2Z, यानी कि हमें चाहिए सोडियम परम्यूटेट। हमें क्या चाहिए, सोडियम परम्यूटेट ही तो चाहिए, इसी के लिए तो हम जो है इसमें NaCl का घोल डाल रहे हैं। हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें 2 सोडियम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2NaCl एंड 2NaCl, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है Na2Z, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है सोडियम परम्यूटेट। सोडियम परम्यूटेट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 2Na और Z, 2NaZ। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा सोडियम परम्यूटेट, Na2Z हमारा यहाँ पे बन जाएगा, सोडियम परम्यूटेट हमारे यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारे यहाँ पे बन जाएगा सोडियम परम्यूटेट। यहाँ पे भी देखो 2NaZ, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा सोडियम परम्यूटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम परम्यूटेट हमारे यहाँ पे बन जाएगा। इसके साथ हमारा क्या बनेगा, अब क्या बनेगा हमारा इसके साथ में, देखो हमारे पास में अब क्या बचा, हमारे पास में बचा Ca, क्या बचा हमारे पास में Ca, और हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा Cl। हमारे पास में क्या बच गया, Ca और Cl। Cl कितने हैं, दो है, दो है, MgCl, ठीक है। कितना है Cl,
क्लोरीन कितना है 2 है, तो अब क्या बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, और ये बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। इस प्रकार अगर परम्यूटेट आपका बार बार खत्म हो जाता है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, परम्यूटेट को बार बार यूज में लाया जाता है सोडियम क्लोराइड का घोल डाल करके, 10% सोडियम क्लोराइड का घोल डाल करके। इस प्रकार से हम जो है इसको बार बार जो है यूज में लाते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से हम जो इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। इस जियोलाइट मेथड के क्या एडवांटेज हैं और इस जियोलाइट मेथड के क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, एडवांटेज की सबसे पहला एडवांटेज आपको यही लिखना होगा कि यह जो है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस दोनों की कठोरता को इफेक्टिव तरीके से क्या करता है, हटा सकता है। प्रक्रिया यह भी सरल होती है, तेज होती है और क्या होती है, कम लागत वाली यानी कि लो कॉस्ट वाली होती है। तो दिस प्रोसेस इज सिंपल, फास्ट एंड लो कॉस्ट। इसमें रीजनरेशन के लिए क्या डालते हैं, इसमें सोडियम परम्यूटेट के रीजनरेशन के लिए, पुनः जीवन के लिए हम क्या डालते हैं, आपको सर हम जो है जियोलाइट को बार बार उपयोग करने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है रीजनरेशन का यूज करते हैं। यानी कि जियोलाइट को बार बार यूज करने के लिए हम जो है यहाँ पे रीजनरेशन मेथड का यूज करते हैं और उस रीजनरेशन मेथड में हम डालते हैं सोडियम क्लोराइड का 10% घोल। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए जो है किसका यूज करते हैं, पानी को मृदु बनाने के लिए यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, तो आपको सर हम जियोलाइट मेथड का यूज करते हैं। ओके, चलिए डिसएडवांटेज, पहले एडवांटेज कुछ और बात करते हैं। इसमें जो कठोरता होता है, अगर हम बात करें सोडा लाइम मेथड की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करें आपका जियोलाइट मेथड की बात करें, दोनों में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों में आपका जो है जियोलाइट मेथड जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। किस प्रकार से, वो जो आपका सोडा लाइम मेथड मैंने आपको बताया था उसमें पानी की कठोरता को हम जो है 0 ppm तक नहीं ला सकते। ठीक है, यानी कि 0 ppm के करीब जो है नहीं ला सकते, उसकी कठोरता को हम 15 ppm के नीचे नहीं ला सकते, लेकिन इसकी कठोरता को हम जो है 15 ppm के नीचे तक ला सकते हैं। यानी कि यहाँ जो है मैक्सिमम जो है हम इसकी कठोरता को 0 ppm तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कठोरता लगभग कितना पूर्णतः दूर हो जाती है और इसे केवल 10 से 15 ppm कठोरता का जल जो है हमें प्राप्त होता है। इसमें जो प्रयुक्त क्या है, कॉम्पैक्ट होने के कारण जो है इसमें कम जगह घेरता है। इसमें जो आपका प्रयुक्त उपकरण है कैसा होने के कारण, सुगठित होने के कारण, कॉम्पैक्ट होने के कारण यह जो है लेस स्पेस लेता है, यानी कि कम जगह घेरता है, कम जगह स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। इसमें उपकरण को ठीक रखने के लिए और इसको चलाने के लिए हमें जो है विशेष बुद्धिमत्ता की आवश्यकता भी नहीं होती। हमें जो है स्पेशल हमें जो है जानकारी नहीं चाहिए होता है कि इसे कैसे चलाएं कैसे नहीं चलाएं, हमें इसके लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी क्या डिसएडवांटेज है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, तो सबसे पहला लिमिटेशन की अगर बात करें, जो ट्रीटमेंट वाटर है, जो ट्रीटेड वाटर है उसमें सोडियम लवण अधिक रहते हैं। क्या रहते हैं, NaCl इसमें आपका जो है ज्यादा रहता है, यानी कि ट्रीटेड वाटर जो है उसमें मोर सोडियम साल्ट जो है रहता है। ठीक है, रीजनरेशन के लिए हमें जो है NaCl की बार बार आवश्यकता होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की बार बार आवश्यकता होती है, जो लंबे समय में अतिरिक्त हमारा कॉस्ट जो है बढ़ा सकता है। ओके, तीसरे की बात करें जियोलाइट बेड, जियोलाइट बेड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया एक तरफ रेत है, एक तरफ रेत है और नीचे भी रेत है और बीच में आपका क्या है, बीच में आपका जियोलाइट है, बीच में क्या है आपका जियोलाइट। तो ये जो जियोलाइट बेड है, इस जियोलाइट बेड पर मेरे दोस्त क्या हो सकता है, इस जियोलाइट बेड पे आपका बैक्टीरिया होने की भी संभावना रहती है। क्या होती है, जियोलाइट बेड पे बैक्टीरिया होने की आपकी संभावना बनी रहती है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक आयरन और मैग्नीज वाले जो आपके खनिज रहते हैं, अत्यधिक आयरन और मैग्नीज वाले जो खनिज रहते हैं वो पानी में जियोलाइट की जो क्या रहती है, दक्षता रहती है। दक्षता का मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है कहाँ गया, इफिशियंसी जो रहती है, इफिशियंसी जो रहती है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, यानी कि आयरन और मैग्नीज वाले जो खनिज रहते हैं वो पानी में क्या करते हैं, जो जियोलाइट है उसकी इफिशियंसी को कम कर देती है। क्या हो जाती है, उसकी इफिशियंसी जो है कम कर देती है। ठीक है, समझ में आई सारी चीजें। चलिए, इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली, ठीक है, जो अत्यधिक मैले पानी के साथ जो है नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आपका जियोलाइट मेथड है, अगर आपका पानी बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है, तो जो आपका जियोलाइट मेथड है इस पानी को साफ नहीं कर सकते, इस पानी को ट्रीटमेंट जो है नहीं कर सकता, क्योंकि पानी में जो मिले कण होते हैं जियोलाइट के कणों के आसपास जमा हो जाएंगे और जमा होने के बाद से जियोलाइट के काम में जो है रुकावट पैदा करते हैं। इसी वजह से इसमें अगर बहुत ज्यादा गंदा पानी लेते हैं तो वह गंदा पानी हमारा जो है उतना तरीके से इफेक्टिव तरीके से काम नहीं बन पाता, यानी कि सॉफ्ट नहीं हो पाता है। आई होप ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा, जियोलाइट मेथड किस प्रकार से यूज किया जाता है हार्ड वाटर से है सॉफ्ट वाटर बनाने में। ओके, आई होप यहां तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, दैट इज आपका आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड।
क्या है आपका आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। यहाँ पे एक नाम समझ में आ रहा होगा आपका, आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। किस आयनों का एक्सचेंज हो रहा है अभी बाद में समझेंगे, लेकिन इस मेथड में भी हमारा क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। एक नाम यहाँ पे आया होगा आपका रेजिन। रेजिन क्या होता है, आप ये सोच रहे होंगे रेजिन क्या होता है। तो रेजिन अगर हम बात करें, रेजिन की अगर हम बात करें, ये छोटे छोटे पॉलीमर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉलीमर से बने छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं, जिनके अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखो रेजिन्स की अगर हम बात करें, रेजिन्स क्या होते हैं, आपको सर रेजिन्स जो होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर से बने, सिंथेटिक पॉलीमर से बने यानी कि कृत्रिम पॉलीमर से बने, सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम पॉलीमर से बने, कृत्रिम पॉलीमर से बने छोटे छोटे बीट्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। इस दाने के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और ये जो होल्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर, इस होल्स के अंदर जो है आपके हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन से जो है भरे होते हैं ये दाने। यानी कि ये सिंपल आप समझ में आया, अगर आपके नहीं आया तो इतना समझना कि जो रेजिन्स होते हैं, रेजिन एक तरह का आपके कंटेनर होते हैं, उस कंटेनर में आपके जो है आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसमें भरे हुए होते हैं। सिंपल से इतना समझना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पॉलीमर क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा सिंथेटिक का मतलब क्या है, ठीक है, तो इतना समझना है रेजिन एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है भरे हुए होते हैं। और जिसको समझ में आ गया वो इस प्रकार से बता सकता है कि सर जो रेजिन होता है वो सिंथेटिक पॉलीमर से बना छोटा छोटा ऐसा दाना होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं, उस छोटे छोटे बीट्स के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और ये जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे बीट्स हैं, उन बीट्स के अंदर क्या भरे हुए होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के आयन भरे हुए आपके होते हैं। समझ में आया रेजिन क्या होते हैं, बहुत अच्छे। आ जाओ आगे। इन रेजिन में कुछ खास फंक्शनल ग्रुप, इन रेजिन के अंदर क्या होते हैं, कुछ खास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं इन रेजिन्स के अंदर अभी बताएंगे, ठीक है। इन रेजिनों में कुछ खास प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं जो क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। क्या करते हैं, अगर मैंने बोला कि इस मेथड में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, तो आयन का एक्सचेंज होने के लिए हम इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए, इस रेजिन्स के अंदर कुछ तो होना चाहिए आयन को एक्सचेंज करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कौन से होते हैं इसके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं यही क्या करते हैं, यही जो ग्रुप्स होते हैं वही आयन एक्सचेंज को, आयन एक्सचेंज प्रोसीजर को, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को क्या बना पाते हैं, संभव बना पाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए अब आ जाओ आगे, ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब जो आपके रेजिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो रेजिन्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेजिन्स क्या होते हैं। रेजिन्स अगर आपको समझ में आया तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये रेजिन्स है, मैंने बोला आयन का एक्सचेंज करेंगे, आयन का एक्सचेंज करने के लिए इनके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अब मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया कि जो रेजिन्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं आपको, पहला होता है केटायन एक्सचेंज रेजिन्स, दूसरा होता है आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। यानी कि केटायन का मतलब क्या है, धनायन विनिमय रेजिन्स, और हिंदी में कहेंगे एनायन एक्सचेंज को ऋणायन विनिमय रेजिन्स। क्या कहेंगे, ऋणायन विनिमय रेजिन्स। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं धनायन विनिमय रेजिन्स की। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अम्लीय ग्रुप्स होते हैं, इसमें कुछ अम्लीय ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपका COOH, COOH को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। SO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अगर नहीं याद हो रहा हो तो लिख लेना, बाद में याद कर लेना। कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसमें कार्बोक्सिल समूह होते हैं। इसके साथ साथ फंक्शनल समूह की बात कर रहा था मैं। देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला क्या था, फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े होते हैं, धनायन यानी कि जो केटायन वाला एक्सचेंज रेजिन है उसमें जुड़ा होता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसके साथ साथ आपका जुड़ा होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपका होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। एसिड ग्रुप क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप इसमें जो है जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं क्या करते हैं, ये जो ग्रुप होता है जल में जो आपके मौजूद कौन से धनायन है, आपको से जल में मौजूद हमारा कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, उनको आपस में एक्सचेंज कर देगा। किसके साथ एक्सचेंज करेगा, रेजिन्स में क्या है आपको सर, आपने बताया रेजिन्स में H+ आयन और रेजिन्स में है सर OH- आयंस। तो ये जो ग्रुप है यानी कि C2+ और Ca2+ और मैग्नीशियम 2+ क्या होगा, इस
H प्लस आयन के साथ में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो H प्लस आयन का आदान प्रदान कर देते हैं कौन, आप कहोगे सर धनायन विनिमय रेजिन्स। क्लियरली समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी के अंदर क्या है। आप कहोगे सर पानी के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं पानी के अंदर क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर पानी के अंदर क्या है, कैल्शियम के आयन्स हैं और मैग्नीशियम के आयन्स हैं। क्या है, कैल्शियम के आयन है और मैग्नीशियम के आयन है। ठीक है, इस रेजिन्स के अंदर क्या होता है, रेजिन्स के अंदर क्या होता है, रेजिन्स के अंदर क्या होता है, तो आपको सर रेजिन्स के अंदर है आपका H प्लस आयन और आपका क्या है OH माइनस आयन। ठीक है, OH माइनस आयन। तो ये जो OH माइनस आयन है निगेटिव आयन है, निगेटिव, तो क्या है निगेटिव, और H प्लस आयन कैसा है, पॉजिटिव आयन है। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, तो हम धनायन यानी कि पॉजिटिव यानी कि केटायन एक्सचेंज रीजन्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो धनायन है ये क्या करेंगे, कैल्शियम के आयंस और मैग्नीशियम के आयंस को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जल्दी समझ में आया? दूसरा आपका होता है ऋणायन विनिमय रेजिन्स। क्या होता है, ऋणायन विनिमय रेजिन्स। और हाँ ध्यान रखना, ये जो केटायन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं इसको जनरली हम डिनोट करते हैं RH प्लस से। किसे, RH प्लस से हम डिनोट करते हैं केटायन एक्सचेंज रेजिन्स को। केटायन एक्सचेंज रेजिन्स को हम RH प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऋणायन एक्सचेंज रेजिन्स को हम डिनोट करते हैं R-OH। ठीक है, R-OH माइनस से। किसे, R-OH माइनस से जो है हम डिनोट करते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन्स को। इसमें क्या होता है, इसमें जो है भास्मिक समूह होता है जैसे कि NH2। इसमें भास्मिक समूह होता है, NH2 जैसे ग्रुप्स जो है इसमें जुड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जल में मौजूद जो रेड होते हैं जैसे कि क्लोराइड आयंस और आपके सल्फेट आयंस जो होते हैं उनसे आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का जो है क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव आयन के रूप में जल में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेगेटिव आयन के रूप में जल में क्या है, तो आपको सर क्लोरीन आयन है, इसके साथ साथ में सल्फेट आयन है। तो ये क्या करेगा, जो निगेटिव आयन है क्लोरीन आयन और सल्फेट आयन में क्या, ये जो OH माइनस वाले आयन है इनके साथ क्या कर लेगा, इनके साथ में आपस में एक इंटरचेंज यानी कि एक्सचेंज कर लेगा। क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। आयन का क्या कर लेते हैं, आपस में आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो NH2 ग्रुप्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का इसका नाम क्या है, इस ग्रुप का नाम है एमिनो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, हम एमिनो समूह कहते हैं, एमिनो ग्रुप कहते हैं, एमिनो समूह या फिर एमिनो ग्रुप कहते हैं। इम्यूनो ग्रुप क्या कहते हैं इसको, हम इम्यूनो ग्रुप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनो ग्रुप कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दोबारा से रिवाइज करके मैं आपको बताता हूँ आयन एक्सचेंज मेथड में। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड में क्या होता है कि जो रेजिन्स है वो एक तरीके का आपका जो है सिंथेटिक पॉलीमर का एक ऐसा ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप होते हैं यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर का ग्रुप होता है। जो सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है छोटे छोटे दाने के रूप में होता है, और ये जो छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे जो बीट्स हैं, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इस बीट्स के अंदर जो है आपके हाइड्रोजन आयन और जो है हाइड्रोक्सिल आयन जो है भरे हुए होते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया जो रेजिन्स आयन है क्या करते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, केटायन आपके रेजिन्स हो गए, दूसरा आपका एनायन हो गया, यानी कि एक पॉजिटिव हो गया दूसरा निगेटिव हो गया। जो ये पॉजिटिव आयन है यानी कि जो केटायन आयन है, केटायन एक्सचेंज रेजिन्स है, वो क्या करेगा, वो जो आपके कैल्शियम में मौजूद पॉजिटिव आयंस यानी कि पानी में मौजूद जो आपके पॉजिटिव आयंस है जैसे कि कैल्शियम आपका हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गया, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन के साथ में आपस में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कार्बोक्सिल ग्रुप्स हो गया। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि एक्सचेंज आयन को एक्सचेंज करने में जो है सहायता करते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे जो है रेडायन एक्सचेंज को हम डिनोट करते हैं R-OH माइनस से। इसमें क्या होता है कि पानी में जो मौजूद निगेटिव आयंस है जैसे क्लोरीन आयन हो, क्लोराइड आयंस हो गया या फिर सल्फेट आयंस हो गया, उसके साथ में हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज आयन को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो आपको इसमें जो है इम्यूनो ग्रुप्स जो है इसमें जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, पॉजिटिव आयंस में आपको होगा सर कार्बोक्सिल ग्रुप्स, इसके साथ साथ सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और नेगेटिव आयंस में आपके होते हैं इम्यूनो एसिड ग्रुप्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा तो अब चलते हैं इसके प्रोसीजर की ओर, किस प्रकार से यह जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये आपका डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास में है दो आयन एक्सचेंजर। क्या है, यहाँ पे दो आयन एक्सचेंजर है। ये जो आपका है पहला आयन एक्सचेंजर, आपका क्या है, पहला आयन एक्सचेंजर है जिसको हम कहते हैं केटायन एक्सचेंजर। क्या कहते हैं, केटायन एक्सचेंजर। ये जो आपका दूसरा आयन एक्सचेंजर है जिसे हम कहते हैं एनायन एक्सचेंजर। क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर हम इसे कहते हैं, एक को कहते हैं केटायन, एक को कहते हैं एनायन एक्सचेंजर कहते हैं।
ठीक है। केटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में क्या रहते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जो आयंस होते हैं, ये जो केटायन एक्सचेंजर की बात करें, एनायन एक्सचेंजर की बात करें, आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। क्लियरली इतना समझ में आया, बस अभी इतना समझ लो। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से आपका जो है, आपका हार्ड वाटर यहाँ से डाला जाता है इसके अंदर। यहाँ से क्या डाला जाता है, यहाँ से इसके अंदर जो है हार्ड वाटर डाला जाता है। अभी के लिए इतना समझो, अब इसको समझने की कोशिश करो। तो कठोर जल में सबसे पहले क्या होगा, धनायन आपका एक्सचेंज कॉलम, ठीक है, धनायन एक्सचेंज कॉलम में प्रवाहित किया जाएगा। यानी कि जो आपका कठोर जल है कहां से डाला जाएगा, यहाँ से आपका कठोर जल जो है अंदर आएगा। हार्ड वाटर कहां से अंदर आएगा, तो अपोजिट हार्ड वाटर यहाँ से अंदर डाला जाएगा। ठीक है, हार्ड वाटर कहां से अंदर डाला जाएगा, तो आपको सर यहाँ से हार्ड वाटर यहाँ पे अंदर डाला जाएगा। इसमें क्या होगा, तो आपको सर इस प्रक्रिया में जो जल में मौजूद क्या है, तो आपको सर कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कठोरता उत्पन्न करने वाले धनायन। ठीक है, आप कहोगे सर जल में क्या है, तो मैं कहूंगा जल में जो होता है, देखो जल में जो होता है आपका कैल्शियम के आयन रहते हैं, मैग्नीशियम के आयन रहते हैं, क्लोरीन के आयन रहते हैं, आपके सल्फेट के आयन रहते हैं। ठीक है, सल्फेट के आयन रहते हैं, ये सारे आयन और एटीसी लिख देता हूँ, बहुत सारे आयन जो है इसमें रहते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपली बात किसकी कर रहे हैं, हम सिंपली बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की। जब ये जल के थ्रू, जब ये जल अंदर जाएगा, जब ये जल अंदर जाएगा, तो जल में क्या है, जल में है आपका पॉजिटिव आयन कौन कौन से हैं, तो आपको सिर्फ कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करे जाएंगे, ये जो रेजिंस है, ये जो रेजिंस है, इस रेजिंस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, एक्सचेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, एक्सचेंज कर दिया जाएगा, यानी कि इसके बदले हाइड्रोजन आयन जल में छोड़ दिए जाएंगे। क्या छोड़ दिए जाएंगे इसके बदले, इसके बदले हाइड्रोजन आयन छोड़ दिए जाएंगे। मैंने आपको बोला था, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो धनायन एक्सचेंज है, ये जो आपका केटायन एक्सचेंज रेजिन है, इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं RH+ से। किससे डिनोट करते हैं, तो आपको इसको हम डिनोट करते हैं RH+ से, हम इसको जो है डिनोट करते हैं। अब देखो किस प्रकार से एक्सचेंज करता है चीजों को, किस प्रकार से एक्सचेंज करता है चीजों को, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, धनायन एक्सचेंज है, कौन सा कॉलम है ये, केटायन वाला। तो केटायन वाले में क्या मैंने आपको बोला था, इसमें होता है RH+, RH+, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2RH+, 2RH+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपके कौन से आयन एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे आपके पॉजिटिव, केटायन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव आयन कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे ले लोगे कैल्शियम आयन, और यहाँ पे ले लो मैग्नीशियम आयन। ये क्या होंगे, ये आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। ये आपस में क्या कर दिए जाएंगे मेरे दोस्त, ये आपस में एक्सचेंज कर दिए जाएंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या है, जहां पे हाइड्रोजन आयन है वहां पे आपका कैल्शियम आयन आ जाएगा, और जहां पे आपका कैल्शियम आयन है वहां पे आपका हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ये आपस में क्या बनाएंगे, ध्यान समझो, ये आपस में बना लेंगे आर, आर, और ये बन जाएगा Ca, फिर 2+, ये क्या हो जाएगा, आपस में प्लस एक्सचेंज कर लेंगे। आर जहां था, जहां पे H था वहां पे Ca आ जाएगा, और जहां पे Ca था वहां पे आपका H आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2H+। 2H+ हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास में दो रीजन्स थे, यानी कि हाइड्रोजन के दो आयंस थे, तो यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन के दो आयंस बनेगा। यहाँ पे दो रीजन्स थे, इसलिए आपका क्या बन जाएगा R2, या फिर लिख लो R2 लिख लो, चाहे आप 2RC+ लिख लो। यहाँ पे आप 2RC+ भी लिख सकते हो, या फिर R2C+ भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा हाँ, टू आप 2R नहीं लिख सकते, 2R क्यों नहीं लिख सकते, जैसे आप 2R लगाओगे यहाँ पे कैल्शियम भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना 2Ca2+। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, R2 Mg2+, Mg2+, और ये ओवरऑल प्लस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने ये देखा, जैसे हार्ड वाटर को हम केटायन एक्सचेंजर में, केटायन एक्सचेंजर से आपका हार्ड वाटर गुजरेगा, तो यहाँ पे हार्ड वाटर में जो भी आपके पॉजिटिव आयंस रहेंगे, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन रहेंगे, वो हाइड्रोजन आयन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर है आपका रेजिंस, यहाँ पे क्या था, आर रेजिंस है। तो इस प्रकार से आपका जो है रिएक्शन होकर के ये आपका रिएक्शन यहाँ पे बनता है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन क्या कर लिए गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इसके अंदर सोख लिए गए। ध्यान समझना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन थे यहाँ पर सोख लिए गए, सोख लिए गए। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा कैल्शियम और सल्फेट, क्लोरीन और सल्फेट के आयन। ये जो आपका क्लोरीन और सल्फेट के आयन है, क्लोरीन सल्फेट, इसके साथ साथ आपको और क्या मिला है, इसके साथ साथ आपको मिला है मेरे दोस्त, इसके साथ साथ आपको मिला है हाइड्रोजन आयन। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन भी तो आपको मिलेगा। हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, और इसके साथ साथ सल्फेट आयन कहाँ पे जाएंगे, अब ये आएंगे आपके इस वाले, यानी कि एनायन एक्सचेंजर में। कहाँ पे आएंगे, एनायन एक्सचेंजर में। अब जो आपके क्लोरीन आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे आएंगे। जब ये आयन यहाँ पर आएंगे, जब ये आयन, अब यहाँ पे कौन सा आयन आ गया, तो आपको क्लोरीन आयन आया, उसके साथ साथ सल्फेट आयन आया, सल्फेट आयन आया, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे आ गया क्लोरीन आयन, सल्फेट आयन, और यहाँ पे आपका आ गया मेरे दोस्त आपका हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये जो है
एनायन वाले एक्सचेंजर में प्रवेश करेंगे। जैसे एनायन वाले एक्सचेंजर में प्रवेश करेंगे, एनायन वाले एक्सचेंजर में क्या है, कार्बोक्सिल OH माइनस है, यहाँ पे क्या है, OH माइनस है। तो ये क्या करेंगे, OH माइनस और क्लोरीन आयन और सल्फेट आयन आपस में क्या कर लेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने आप को, ये रेजेंस के साथ में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और जनरेट करेंगे, और क्या छोड़ेंगे, ये आपका आएगा OH माइनस आयन आएगा। यहाँ समझो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, इसको समझने की कोशिश करना, किस प्रकार से ये काम करेगा। देखो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में है मेरे दोस्त, यहाँ पे समझना, हमारे पास में है रेजिंस, ठीक है, हम इसको लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ R डैश से, पॉजिटिव वाले को सिर्फ R से दिखाया था, इसको मैं दिखा रहा हूँ R डैश से, ठीक है। हमारे पास में क्या है, R डैश OH माइनस, ये क्या है, हमारा रेजिंस है। कौन सा रेजिंस है, हमारा एनायन वाला रेजिंस है, ठीक है, एनायन वाला रेजिंस है। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका आया क्लोरीन आयंस, मान के चलो यहाँ पे क्या आया आपका, क्लोरीन आयंस आया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और ले लेते हैं R डैश OH माइनस, और यहाँ पे हमने डाल दिया सल्फेट आयंस, ठीक है। ये क्या किया, ये जैसे रिएक्शन करेगा, ये जैसे आपस में कांटेक्ट करेंगे, जैसे ही आपस में कांटेक्ट करेंगे, तो जो OH आयन है वो क्लोरीन आयन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, एक्सचेंज कर लेगा। एक्सचेंज करने के बाद से क्या बनाएगा, एक्सचेंज करने के बाद से आपका बनाएगा, ये आपका बना लेगा, यहाँ पे आपका क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा R2, और यहाँ पे बन जाएगा आपका R2 के बाद ये आपका बन जाएगा R2 Cl, ठीक है, R2Cl। और यहाँ पे R2Cl आपका जैसे ही बनेगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा OH माइनस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका OH माइनस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे दोस्त, हमारे पास में क्या था, हमारे पास में दो हाइड्रोक्साइड आयन थे, क्या मतलब हमारे पास में थे, सपोज हमारे पास में यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन थे, तो हमारे पास में ये क्या बन गया, हाँ 2R, हम 2R लिख देते हैं, ठीक है, 2R ऐसे इस प्रकार से लिख देते हैं, या फिर हम इसको दिखा देंगे, सिर्फ हम यहाँ पे अगर हमें बनाना है OH माइनस यहाँ पे बनता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल दिखाएंगे, ठीक है, सिंगल दिखाते हैं, सिर्फ सिंगल दिखाते हैं, सिंगल OH माइनस हमारा जो है, सिंगल ROH माइनस हमारा क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद से हमारा क्या बनाया, ये हमारा बनाया RCl, और जो है हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना दिया, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारा क्या बना दिया हमारा कार्बोक्सिल हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारा यहाँ पे बना दिया। लेकिन जब ये हमारा किसके साथ में, सल्फेट के साथ में हमारा जो रिएक्शन करेगा, जब हमारा ये रिएक्शन किसके साथ में करेगा, तो कार्बोक्सिल सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हमारा क्या बनाता है, तो हमारा R डैश था ये, ठीक है, R डैश था ये, तो R डैश लिखेंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा R डैश के साथ हमारा बन जाएगा सल्फेट आयन, ठीक है, ये क्या बन जाएगा SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस आयन हमारा ये बन जाएगा। इसके साथ हमारा क्या बनेगा, इसके साथ हमारा बन जाएगा यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड, यानी कि 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमारे यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारा जो है एनायन एक्सचेंज में जो है हमारा ये जो काम चलता है। ओके, एनायन एक्सचेंज में हमारा जो है किस प्रकार से जो रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे अब हमारा जो है क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन भी क्या हो गए हमारे जो है इन रेजिंस के साथ में मिल गए, अब रेजिंस ने क्या रिलीज किया, तो आपको सर रेजिंस ने रिलीज किया हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसने रिलीज किया। तो यहाँ पे हमारा क्या था, H+ आयन इसमें आया, और इसने रिलीज किया OH माइनस आयन, इसने रिलीज किया। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या H+ और OH माइनस क्या ये मिल करके यानी कि H+ और प्लस OH माइनस ये मिल करके क्या सॉफ्ट वाटर नहीं बना लेंगे। देखो एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा, तो क्या ये आपस में H2O नहीं बना लेंगे, क्या बताओ, क्या ये आपस में H2O का फॉर्मेशन नहीं कर लेंगे। तो आपको सर बिल्कुल यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा देखो होगा क्या कि धनायन विनिमय के बाद, यानी कि जब धनायन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि धनायन विनिमय के बाद जो कठोर जल है वो ऋणायन विनिमय स्तंभ के पास में प्रवाहित किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जल में मौजूद क्लोराइड आयन है और जो सल्फेट आयन है वो ऋणायन रीजन्स के द्वारा हटा दिए जाएंगे। हटा दिएगा भाई, सल्फेट आयन को क्लोराइड आयन जो है हमारे ऋणायन द्वारा हटा दिए गए, रीजन्स के द्वारा हटा दिए गए। इसके बदले में समतुल्य मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन जल में छोड़ दिए जाते हैं। जल में क्या छोड़ दिए गए, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे छोड़ दिए गए। जब जल में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन छोड़ दिए गए, अंत में क्या मुक्त हुआ, अंत में हमें मिल गया हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इस पर मिलकर के क्या बना लेंगे, H+ और OH माइनस मिलकर के आपस में क्या रिएक्शन कर लेंगे, ये बना लेंगे आपका H2O का निर्माण कर लेंगे। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें जो है यहाँ पे सॉफ्ट वाटर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। और ये जो सॉफ्ट वाटर होता है वो एक्सचेंजर से बाहर निकलने वाला जल जो होता है धनायन और ऋणायन से पूरी तरीके से मुक्त है। ये H+ आयन OH माइनस आपस में फॉर्मेशन करके H2O बना लिए, अब इनके पास में कोई सा आयन है नहीं है, तो ये पूरी तरीके से ऋणायन और धनायन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। और इस आयन रहित जल को ही हम क्या कहते हैं, डी आयनाइज्ड या फिर डीमिनरलाइज्ड
जल कहा जाता है। इसी जल को हम क्या कहेंगे, ये जो हमें जल प्राप्त हुआ इसको हम कहेंगे डी आयनाइज जल, डीमिनरलाइज जो है जल कहेंगे हम इसको, डीमिनरलाइज क्या कहेंगे वाटर, या फिर डी आयनाइज वाटर हम जो है इसको कहते हैं। आई होप ये आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसका जो है प्रोसीजर काम करता है। अब मान के चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोखे जा रहे हैं किसके द्वारा, रेजेंस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे के क्लोरीन आयन और सल्फेट आयन रेजेंस सोख ले रहा है, तो यहाँ पे रेजेंस खत्म भी तो हो रहा है, रेजेंस यहाँ पे खत्म भी तो हो रहा है ना पापा सर, बिल्कुल। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा जब रेजेंस हमारा खत्म हो जाएगा तो इसको रीजनरेट करने की आवश्यकता होगी। तो इसको रीजनरेट कैसे करेंगे, मेरे दोस्त, तो इसको रीजनरेट करने के लिए ध्यान समझना, इसको रीजनरेट करने के लिए सबसे पहले अगर हमारे यहाँ पे केटायन की बात करें, अगर इस केटायन की बात करें तो इस केटायन में जब कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन सोख लिए गए, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन रेजिन के द्वारा सोख लिए गए, तो रेजिन हमारा पूरी तरीके से जब खत्म हो गया तो इस रेजिन्स को बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं, क्या डालते हैं, हम इसमें डालते हैं अम्ल के रूप में हम इसमें डालेंगे HCl और H2SO4 डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, अम्ल के रूप में हम इसको डालते हैं HCl और H2SO4, ठीक है। तो जब धनायन विनिमय यानी कि केटायन एक्सचेंजर, ऋणायन विनिमय यानी कि एनायन एक्सचेंजर क्रमशः OH प्लस और OH माइनस आयनों का प्रतिस्थापन करना बंद कर देते हैं, यानी कि जब इनके पास में H प्लस आयन OH माइनस खत्म हो गया पूरी तरीके से, तो ये एक्सचेंज होना बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगी तो इन्हें रीजनरेट करना पड़ता है, क्या हो जाता है, इन्हें रीजनरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका केटायन एक्सचेंजर था, उस केटायन एक्सचेंजर में को रीजनरेट करने के लिए, उस केटायन एक्सचेंजर में हाइड्रोजन आयन को रीजनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl अम्ल, या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल यानी कि H2SO4 का हमें इसमें क्या डालना होता है, विलयन प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, इसके अंदर विलयन प्रवाहित किया जाता है। और इस प्रक्रिया को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, जब मान के चलो इसमें हमने डाला, क्या डाला, हमने इसमें डाला HCl, या फिर हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया H2SO4, हमने क्या डाल दिया इसमें HCl या फिर H2SO4 डाल दिया, क्या डाल दिया हमने HCl H2SO4, किसमें डाला, तो देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पे देखो कहाँ गया ये पॉजिटिव वाला, कहाँ गया पॉजिटिव वाला हमारा क्या तैयार हुआ, हमारा तैयार हुआ है R2 Ca2 प्लस, या फिर कहेंगे R2 Mg2 प्लस। हमारे पास में क्या तैयार हुआ, हमारे पास में तैयार हुआ है R2 Ca2 प्लस, और हमारे पास में बना है R2 Mg2 प्लस, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालें, अब हम इसमें हमें हाइड्रोजन आयन को बनाना है, हाइड्रोजन आयन को बनाने के लिए हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं, हम इसमें डालने में कहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी दूसरे पेज में लिखना था, ओके कहाँ पे लिखना था, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना था R2 Ca2 प्लस, और हमारे पास में क्या है R2 Mg2 प्लस, ठीक है। अब हमें इसमें हाइड्रोजन आयन बनाना है, हमें इसमें क्या बनाना है, हाइड्रोजन आयन बनाना है। तो इस हाइड्रोजन आयन को बनाने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, तो आपको सर इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर H2SO4 अम्ल जो है इसमें हमें डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर H2SO4 अम्ल डालना पड़ता है। जब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है H, ठीक है, H2SO4 में क्या है H, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे हम इनको डालेंगे, जब से हम इनको डालेंगे तो इनसे हमें प्राप्त होगा H प्लस आयंस, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे प्राप्त होता है H प्लस आयन, हमें यहाँ पे प्राप्त होता है मेरे दोस्त, क्या प्राप्त होगा, हमें इनसे प्राप्त होता है H प्लस आयन, हमें इनसे क्या प्राप्त होता है, हमें इनसे प्राप्त होता है मेरे दोस्त H प्लस आयन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे चलो हमने 2HCl डाला या फिर H2SO4, अच्छा H2SO4 में 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं 2H आयन, ठीक है, 2H प्लस आयन हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे ही प्राप्त होगा हमें HCl के द्वारा हमें 2H प्लस या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा हमें जो है 2H प्लस आयन हमें जो है यहाँ पे प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद रिएक्शन इनका होगा, जैसे इनके प्राप्त हुआ तो इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा, तब रिएक्शन में क्या जनरेट होगा, रिएक्शन में दोस्त क्या जनरेट होना है, ध्यान समझो, रिएक्शन में क्या प्राप्त होना है, हमें रेजिंस प्राप्त करना है, H प्लस आयन का हमें जो है रेजिंस प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है हमें H प्लस आयन का रेजिंस प्राप्त करना है। तो रेजिंस किस प्रकार से प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे क्या है 2H प्लस, यहाँ पे है R2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2H प्लस रेजिन, 2RH प्लस रेजिंस, ठीक है, हमें रेजिंस चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेजिंस के साथ में H प्लस आयन चाहिए, यहाँ पे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2RH प्लस रेजिंस। अब हमें अलग क्या होगा Ca2 प्लस Mg2 प्लस, हमें यहाँ पे हो गया Ca2 प्लस अलग हो गया, प्लस Mg2 प्लस हमारा ये अलग हो गया। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे, हम जो है इसको नाली में बहा देंगे, ठीक है, रियलिटी में हम इसको क्या करते हैं, नाली में ही बहा देते हैं। हम इसको क्या करेंगे, ये जो आपका कैल्शियम के आयन है और जो मैग्नीशियम के आयन है, हम इसको क्या करते हैं, नाली में बहा देते हैं। किस तरीके से बहाते हैं ध्यान समझो, होता क्या है इसमें देखो रेजिंस आर द्वारा कैल्शियम आयन
को हटाकर फिर से उसे हाइड्रोजन आयन से भर दिया जाता है, जिससे जो धनायन होता है, धनायन एक्सचेंजर कैटायन एक्सचेंजर होता है, पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखो पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो गया, हमारा पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें क्या होगा कि स्तंभ को यानी कि जो हमारा कॉलम है उसको रीजनरेट करने के बाद उसमें जो डी आयनीकृत वाटर से अच्छी तरीके से धोया जाता है। यानी कि अब हम इस कॉलम को पूरी तरीके से अच्छे से धुलेंगे। क्या करेंगे, इस कॉलम को पूरी तरीके से अच्छे से धुलेंगे। धुलने के बाद से क्या करेंगे, इस धोने की प्रक्रिया में जो Ca2+ आयन रिलीज हुआ, Ca2+ आयन या फिर जो Mg2+ आयन रिलीज हुआ, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें ओवरऑल बात करें और निगेटिव आयंस में बात करें तो निगेटिव आयंस में रिलीज होता है Cl- और SO4 2+ हटाए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको जो है सिंक में या फिर नाली में बहा दिया जाता है। इसको क्या करते हैं, सिंक में या फिर नाली में बहा दिया जाता है। हालांकि आप जब पॉजिटिव एक्सचेंजर की बात करें तो आप क्लोराइड और सल्फेट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्लोराइड और सल्फेट यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव में ये जो है हमारा जनरेट नहीं होगा। पॉजिटिव में क्या जनरेट होगा, सिर्फ पॉजिटिव में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से जनरेट होंगे, जिसको हम क्या करेंगे, सिंक या फिर नाली में बहा देंगे। ओके, ये हमारा निगेटिव एक्सचेंजर में यानी कि एनायन एक्सचेंजर में जनरेट होता है Cl- और SO4-, तो इसको नहीं लिखना, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अब एनायन एक्सचेंजर को देखते हैं। एनायन एक्सचेंजर में क्या करते हैं, इसको हम रीजनरेट करने के लिए इसमें क्या डालते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं, इसमें क्षार डालते हैं यानी कि NaOH विलयन डालते हैं। NaOH का जो सोल्यूशन है वो इसमें डालते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम जो है निम्न समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। निम्न समीकरण का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला आयंस देखो, नेगेटिव वाला आयंस जब देखोगे तो हमारे यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, हमारे यहाँ पे प्राप्त हुआ था मेरे दोस्त R डैश Cl- या फिर R डैश SO4 2-। क्या हमें प्राप्त हुआ था, R डैश Cl- या फिर R डैश SO4 2-, ठीक है। यहाँ पे लिख लो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे सर हमें प्राप्त हुआ था R डैश Cl- या R डैश SO4 2-, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, हम इसमें डालेंगे क्या, हम जैसे इसमें NaOH डालेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें क्षार से प्राप्त हो जाएगा OH-। हमें क्षार से क्या प्राप्त हो जाएगा, OH- हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। क्षार से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, OH- हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर ये आपस में रिएक्शन करेंगे। आपस में रिएक्शन करने के बाद आखिरकार हमें चाहिए क्या, आपस में रिएक्शन करने के बाद इनके हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेरे दोस्त NaOH, 2 NaOH ले लेते हैं, 2, ठीक है। 2 NaOH ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, वहां पे रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2OH-, ठीक है। हाँ, जैसे हमें OH- प्राप्त हुआ तो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद आखिरकार हमें चाहिए क्या, हमें रीजन चाहिए। किसके रीजन चाहिए, तो हमें चाहिए मेरे दोस्त R डैश OH-। हमें क्या चाहिए, R डैश OH-। हमारा रिएक्शन करके बन गया, इसके साथ में हमारा रिलीज हो गया क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो R डैश और यानी कि 2R OH- हमें प्राप्त हो गया, 2R हमें जो है OH- यहाँ पे था R2, ठीक है, R2 SO4 2-, ठीक है। 2R डैश OH- हमें प्राप्त हो गया। उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे SO4 पे 2- हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, SO4 पे 2- हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो R रेजिन है क्लोराइड आयंस को हटाकर उसे हाइड्रोक्सिल आयन से भर देता है, जिससे जो रेडायन एक्सचेंजर है, जो आपका एनायन एक्सचेंजर है, वो पुनः कार्य करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारा क्या बच गया, हमें मिल गया क्लोरीन आयन और सल्फेट आयन। तो इसको क्या किया जाएगा, इसको रीजनरेट करने के बाद, रेजिस को रीजनरेट करने के बाद इसमें जो डी आयनाइज्ड जल से इसे धोया जाता है। जैसे हम डी आयनाइज्ड जल से धोएंगे, इसके धोने की प्रक्रिया में जो सोडियम प्लस, ठीक है, यहाँ पे सोडियम प्लस नहीं, सोडियम प्लस या फिर इसे नहीं, सोडियम प्लस नहीं, अपोएसिस सल्फेट आयंस और क्लोराइड जैसे आयंस को धाराएं के साथ क्या कर दिया जाता है, सिंक में बहा दिया जाता है, फिर नाली में बहा दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, इसे जो है नाली में बहा दिया जाता है, नाली में क्या कर दिया जाता है, इसे जो है नाली में बहा दिया जाता है। ओके, तो धुलाई प्रक्रिया की पूरी होने के बाद जो आपका रीजनरेट आयन एक्सचेंजर रेजिन्स है, रीजनरेट आयन एक्सचेंजर रेजिन्स है, वो फिर से उपयोग में लाने के लिए जो है पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है आपका, जो है ये पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। ओके, तो आई होप आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो आपका आयन एक्सचेंज रेजिन्स है, किस प्रकार से आपका जो है काम करता है। ओके, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो आपका हार्ड वाटर है किसके थ्रू गुजरेगा, आपका केटायन एक्सचेंजर के थ्रू गुजरेगा। तो जब केटायन एक्सचेंजर के थ्रू गुजरेगा तो वहां पे जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है वह जो एक्सचेंज कर लिए जाएंगे रेजिन्स के साथ में, और वहां से का हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएगा।
वो हाइड्रोजन आयन और आपके जो क्लोराइड आयन है, जो सल्फेट आयन है, वो जाएगा आपका जो है एनायन एक्सचेंजर में। तो वो एनायन एक्सचेंजर में जाएगा, तो एनायन एक्सचेंजर के द्वारा जो क्लोरीन आयन है और सल्फेट आयन है वो रेजिन्स के साथ, जो हाइड्रोक्सिल रेजिन के साथ में क्या कर लेगा, एक्सचेंज हो जाएगा और वहां से रिलीज होगा OH माइनस। तो ये जो H+ है और OH माइनस है, ये आपस में क्या करके रिएक्शन करके हमारा क्या बना लेंगे, सॉफ्ट जल बना लेंगे, यानी कि सॉफ्ट वाटर H2O जनरेट कर लेंगे। और ये जो वाटर बनेंगे हमारा पूरी तरीके से डी आयनाइज्ड होता है, डीमिनरलाइज्ड होता है। ओके, इसके अलावा जब H+ आयन और OH माइनस जो है हमारा रिलीज हो रहा होता है, तो रेजिन्स क्या होता है, रेजिन्स हमारा जो है काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में जो रेजिन्स है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। रेजिन्स के पास में H+ आयन OH माइनस पूरी तरीके से समाप्त हो गया, तो हमारे रेजिन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं। जब रेजिन्स काम करना बंद कर देते हैं तो हमें इनको रीजनरेट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रीजनरेट करने के लिए जो हमारा केटायन एक्सचेंजर है, हम उसमें डालते हैं, अम्ल डालते हैं। तो उस अम्ल के रूप में हम कंसंट्रेटेड HCl का यूज करते हैं, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। तो जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl का यूज करेंगे, तो उनसे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन उस अवक्षेप यानी कि कैल्शियम रेजिन्स या मैग्नीशियम रेजिन्स के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, वहां पे हमारा रेजिन्स आयन फिर से जनरेट हो जाएंगे, और जो हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन बचा हम उसको नाली में बहा देंगे घुल करके। ठीक है, इसके अलावा सेम उसी प्रकार से आप एनायन एक्सचेंजर की बात करें, तो एनायन एक्सचेंजर को रीजनरेट करने के लिए हमें, एनायन रेजिन्स को रीजनरेट करने के लिए हमें उसमें डाला जाता है, क्या डाला जाएगा, तो आप कहोगे सर क्षार डाला जाता है, यानी कि NaOH डाला जाता है। तो हमारे पास में जो आपका रेजिन्स बचा था, जो हमारे पास में कल से रेजिन्स बचे हैं, तो आपको सर क्लोराइड के रेजिन्स, सल्फेट के रेजिन्स हैं, वो आपस में क्रिया करेंगे किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल के साथ में क्रिया करेंगे, तो आपस में फिर से बना लेंगे कौन सा आयन बना लेंगे, तो कौन सा रेजिन्स बना लेंगे, तो कौन सा हाइड्रोक्सिल रेजिन्स बना लेंगे। जब आपस में हाइड्रोक्सिल रेजिन्स बना लेते हैं, तो वहां पे रिलीज हो जाता है आपका क्लोरीन और सल्फेट आयन। उस क्लोरीन और सल्फेट आयन को धुल करके हम कहां पे बहा देंगे, नाली या फिर सिंक में बहा देते हैं। और इस तरीके से आपका जो है पूरी तरीके से आपका जो एक्सचेंजर है या आपका रेजिन्स है फिर से काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। आई होप आपको पूरी तरीके से ये जो आपका आयन एक्सचेंजर मेथड था पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस बेसिकली लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, आज के इस लेक्चर में आपने समझा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में, अच्छा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना भूल गया, इसको और समझ लो। एडवांटेज की बात करें तो यह जो है अत्यंत कम कठोरता यानी कि लगभग 2 ppm तक का जल हमें प्राप्त कर जाता है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो उच्च अम्लीय और क्षारीय जल के मृदुकरण के लिए यानी कि सॉफ्टनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह जो प्रोसीजर होता है वह उच्च दाब बॉयलर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और जल को उपचारित करने हेतु जो है बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यह उपकरण जो है आयन एक्सचेंजर जो होता है बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसमें महंगे केमिकल्स का यूज किए जाते हैं, और इसमें जल की गंदगी हो तो, यदि जल में गंदगी हो तो उपकरण की कार्य क्षमता जो है, फंक्शनलिटी जो है इसकी घट जाती है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप समझ गए होंगे। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप खुद के भी पढ़ सकते हैं, कोई सुनिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें आपने देखा सोडा लाइम प्रोसेस मेथड, आपने देखा जियोलाइट प्रोसेस मेथड, और इसके साथ साथ आपने देखा आपका आयन एक्सचेंजर मेथड, ठीक है। आयन एक्सचेंजर जो है आयन एक्सचेंजर रेजिन मेथड आपने यहाँ पे देखा। आई होप आपको सारी टॉपिक समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।